अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंसूर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की और एज़िमुथल क्वांटम नंबर्स की। तो ये जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस टॉपिक को हम इजी वे में आज समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो आज की हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। तो आपने क्या किया होगा, आपने क्लास 9th में क्या किया होगा, आपने बोरस मॉडल वहाँ पे पढ़ा होगा। तो बोर ने क्या कहा, ये एटम जो होता है इसके सराउंडिंग इसकी न्यूक्लियस जो होता है एटम का, इसके सराउंडिंग इसमें क्या होती है? शेल्स, ठीक है। तो उसने उन शेल्स को नाम दिया था के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एल शेल, ठीक। तो इसने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है एटम का, इसके सराउंडिंग में क्या होती है? शेल्स होती है, ठीक। अब जो शेल्स होती है इनके लिए एक नंबर, इनके लिए एक सिंबल होता है जो इन शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एन। तो एन जो है इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल। तो फॉर एग्जांपल ये जो के शेल है इसके लिए एन का वैल्यू जो है दैट इज 1, और एन जो है इसके लिए एन का वैल्यू जो है दैट इज 4। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इन शेल्स के बारे में, ठीक है। दूसरी बात, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, और एन जो है, एन का वैल्यू जो है ये स्टार्ट होता है कहाँ से? एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, अप टू 4 नहीं, इन्फिनिटी भी जा सकता है। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक एन का वैल्यू होता है, ठीक है। तो एन का वैल्यू आपको याद रखना है, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो एन का वैल्यू जो है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। और हमें एन जो है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? शेल्स के बारे में। लेकिन हायर क्लासेस में हम क्या पढ़ते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक वेव होते हैं। क्या होते हैं? वेव। और उस वेव को हम क्या नाम देते हैं? मैटर वेव। क्या देते हैं उनकी वेव को हम क्या नाम देते हैं? मैटर वेव। अब ये जो मैटर वेव है ये एक 3D स्पेस में मूव करती है। क्या करती है? 3D स्पेस में मूव करती है। उस 3D स्पेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है ऑलरेडी। तो अब जो है हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रॉन जो है इन शेल्स में है, ठीक है। तो हमें अब याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ पे होता है? शाबाश, ये एक 3D स्पेस में होता है, जिस 3D स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल्स, ठीक। तो एन जो है, एन जो है हम नहीं बोल सकते कि शेल्स को मानने के अलावा हम नहीं बोल सकते कि एन जो है ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये 3D स्पेस होते हैं जिसमें मैटर वेव जो है ये क्या करती है? मूव करती है। अब इस ऑर्बिटल का जो वैल्यू होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो ऑर्बिटल होता है अब इसका एक साइज होता है। फॉर एग्जांपल मैं सपोज एन की बात करूं 1, एन की बात करूं मैं सपोज 2, एन की वैल्यू जो है मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं एन का वैल्यू 1 ले रहा हूँ, इसका मतलब सपोज यहाँ पे इससे समझते हैं केशल में ले रहा हूँ, तो केशल जो है दैट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, इसका साइज क्या होगा? कम होगा। इसका साइज क्या होगा? कम होगा। ऐसे ही अगर मैं n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे समझते हैं कि सपोज मैंने n शेल ली, ये क्या है? सबसे फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो इसका साइज जो है बड़ा होगा। तो ऐसे ही अगर मैं बताऊँ कि जो फर्स्ट ऑर्बिटल है इसका साइज कम है, उसके बाद साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा अप टू 4। तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर n का वैल्यू 1 है तो इसमें साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा? कम होगा। अगर n का वैल्यू 4 है इसका मतलब क्या है? साइज ऑफ ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं जितना वैल्यू
n का इंक्रीज होगा, जितना वैल्यू n का इंक्रीज होगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल विल इंक्रीज, साइज ऑफ ऑर्बिटल विल ऑर्बिटल इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हमें कौन समझाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपने समझा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अच्छे से। अब हम सेकंड क्वांटम नंबर को समझते हैं। आप जो हमारा सेकंड क्वांटम नंबर है उसका नाम एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और ये जो क्वांटम नंबर है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एल से। ठीक है, ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एल से। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, या हम आपको समझाने के लिए हम बोल सकते हैं कि साइज ऑफ शेल के बारे में हमें क्या दे रहा है? वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इन शेल्स के अंदर सब शेल्स होती है। क्या होती है? शाबाश, क्या होती है? सब शेल्स होती है। अब इन सब शेल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें कौन देता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो पॉइंट होगा यही कि इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल। ठीक है, सब शेल के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन। अब इस एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसका एक वैल्यू होता है। जैसे हमने वहाँ पे देखा कि n का जो वैल्यू है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, वैसे ही n का वैल्यू जो है, l का वैल्यू जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू एनी इंटीजर। सपोज मैं यहाँ पे 4 इंटीजर तक लेता हूँ, ठीक है, लेकिन 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो l स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू 4, ठीक है, या एनी इंटीजर। वहाँ पे n का स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होता था? फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब देखिए आप, सपोज अब हम इस l को कैसे निकालते हैं? l का जो वैल्यू है ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? तो सपोज l जो होता है इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेसर और इक्वल टू n-1। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? l का वैल्यू। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इससे? l का वैल्यू। अब ये जो l का वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करता है? n पे। व्हाट इज n? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो आप l का वैल्यू भी निकाल सकते हो। वो अभी हम देखेंगे कि हम कैसे l का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इसके बारे में? एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सब शेल के बारे में। तो l का जो वैल्यू होता है वो 0 से स्टार्ट होता है अप टू 4। ठीक है, और l का जो वैल्यू होता है वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम इस इक्वेशन से निकालते, l इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, l इज लेसर और इक्वल टू n-1। ठीक है, अब हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं n का वैल्यू जो है 1 लेता हूँ, यहाँ से देखूंगा कि l का वैल्यू कितना आएगा। l का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ से एक तरफ से मैं क्या ले रहा हूँ? n का वैल्यू। दूसरी तरफ से मैं क्या देखूंगा कि n का वैल्यू 1 रखते ही मेरा l का वैल्यू जो है वो क्या आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने n का वैल्यू 1 रख दिया। अब l का वैल्यू जो है वो क्या आएगा? दैट इज अब अगर मैं इस n की जगह 1 रख दूँ, ठीक है, 1 रख दूँ, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तब l का वैल्यू जो है 0 आएगा। ठीक है, l का वैल्यू जो है ये 0 आएगा। अब अगर मैं n का वैल्यू 2 रख दूँ तो l का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आएगा? 2 - 1 हो गया 1, तो 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 0, 1। ठीक है, तो इसके बाद n का वैल्यू सपोज अगर मैं 3 लेता हूँ तब क्या आएगा? l का वैल्यू 0, 3 - 1 हो गया 2, 0 से 2 तक बीच में कौन सा नंबर आएगा? 1 आएगा। ठीक, ऐसे ही करके n का वैल्यू 4, तो यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3 आएगा। आप देख रहे हो मैंने आपको बताया कि l हमें क्या देता है?
सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। क्या देता है? सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। आप देख रहे हो कि मैं शेल नंबर 1 रख रहा हूं, तो मुझे नंबर ऑफ सब शेल्स कितनी मिल रही है? मुझे यहाँ पे एक सब शेल मिल रही है। तो यहाँ पे मैं दो n का वैल्यू लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 2 सब शेल मिल रही है। यहाँ पे n का वैल्यू 3 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3 सब शेल मिल रही है। यहाँ पे n का वैल्यू 4 ले रहा हूँ, यहाँ पे 4 सब शेल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि n का वैल्यू जो होता है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेल्स is equivalent to the number of सब शेल्स। हमें नंबर ऑफ शेल्स किससे पता चलता है? n से। n का वैल्यू क्या होगा? जो n का वैल्यू होगा वही l का भी वैल्यू होगा। n का वैल्यू 1 है तो 1 सब शेल, n का वैल्यू 2 है तो 2 सब शेल, n का वैल्यू 3 है तो 3 सब शेल, n का वैल्यू 4 है तो 4 सब शेल। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब हमारे पास जो l का वैल्यू होता है, l का वैल्यू जो होता है दैट इज 0, 1, 2 एंड 3। अब l का वैल्यू जो 0 होता है ये किस सब शेल को रिप्रेजेंट करता है? ये s को रिप्रेजेंट करता है। और 1 जो है ये p सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, और 2 जो है ये d सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, एंड 3 जो है ये f सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे सपोज 0 है, तो इसका मतलब क्या है? 1 में कौन सी सब शेल है? s सब शेल। ठीक है, 1 में कौन सी सब शेल है? s सब शेल। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस टेबल को दोबारा से लिखूंगा, मैं जल्दी से लिखूंगा। n का वैल्यू यहाँ से 1, 2, 3, 4। यहाँ से l का वैल्यू क्या होगा? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2। यहाँ से क्या होगा? 0, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे कौन सी सब शेल होगी? ये s सब शेल होगी। यहाँ पे कौन सी सब शेल होगी? s और p सब शेल होगी, क्योंकि 1 जो है p को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए s p, और यहाँ पे 2 भी ऐड हो गया, दैट मीन्स d सब शेल को अब 2 रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही s p d f सब शेल। ठीक है, तो अब हम इन सब शेल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम इन सब शेल्स को नॉर्मली क्या लेते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। फॉर एग्जांपल n का वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4, ये तो आपको पता ही है। अब l का वैल्यू क्या होता है? 0। 0 में कौन सी सब शेल होती है? s सब शेल। अभी हमने देखा s सब शेल। लेकिन इस s सब शेल के साथ हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को साथ रखते हैं। ठीक, इसका प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर क्या है? 1। तो हमने यहाँ पे सब शेल के साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रख लिया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे हमें कितने सब शेल्स है? 2 सब शेल है, एक है s, दूसरी है p। दोनों के साथ किसको रखना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज 2 एंड 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कितनी सब शेल होंगी? 3, s p d। लेकिन साथ में किसको रखना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, 3s, 3p एंड 3d। और यहाँ पे अब n का वैल्यू क्या है? 4। अब हमें क्या रखना है? 4 सब शेल्स, s p d f। लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7, 4s, 4p, 4d एंड 4f। ठीक है, आपको ये समझ आया? ठीक, तो हम जो ये शेल्स को अरेंज करते हैं, ठीक, ये ऑन द बेसिस ऑफ हम n के वैल्यू पे लेते हैं। तो n का वैल्यू 1 होगा तो 1 सब शेल, n का वैल्यू 2 होगा तो 2 सब शेल, n का वैल्यू 3 होगा तो 3 सब शेल, एंड n का वैल्यू 4 होगा तो 4 सब शेल। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। ठीक, तो अब जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो जो है इसको शेयर और लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे आपके शेयर और लाइक से मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच।